नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी एक जो शख्सियत हैं जिनसे आज हम आपको मिलवा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी पैरोकार हैं उन लोगों की जो कि विकलांग हैं। वो उनके हकों के लिए लड़ती हैं, आवाज़ बुलंद करती हैं। इसके साथ साथ वो लिखती हैं, वो कवयित्री भी हैं और काउंसलर भी हैं। तो एक मल्टी टैलेंटेड तेजस्विनी आज हमारे साथ है, जिनका नाम है आभा खेत्रपाल। ये कहानी बुलंद इरादों की है, कुछ कर गुजरने की जबरदस्त इच्छा शक्ति की है। ये कहानी आभा खेत्रपाल की है। 3 साल की उम्र में ही आभा पोलियो की शिकार हो गई, लेकिन माँ बाप ने आभा की पढ़ाई लिखाई में बाधा नहीं आने दी और उसे एक सामान्य बच्चे की तरह पाला पोसा। परिवार के प्रोत्साहन पर आभा ने इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी कर विकलांग लोगों की सहायता में वो जुट गईं। 2010 में आभा ने क्रॉस द हर्डल नाम से एक संस्था बनाई और यहीं से शुरू हुआ विकलांग लोगों की मदद का सिलसिला, जो पिछले 16 बरसों से बदस्तूर जारी है। आभा आज ईमेल, फोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स और वेबसाइट के जरिए काउंसलिंग कर विकलांग लोगों की हर संभव मदद करती हैं। यही नहीं, आभा ने विकलांगों की मदद के लिए देश का पहला मोबाइल ऐप भी बनाया है। आभा की सामाजिक प्रतिबद्धता और जुनून को देखते हुए उन्हें 2016 का बेस्ट रोल मॉडल अवार्ड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज प्रदान किया गया है। एक विकलांग होने के बावजूद विकलांगों के कल्याण के लिए समर्पित और देश की 100 वीमेन अचीवर्स में से एक आभा खेत्रपाल हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करते हैं आभा खेत्रपाल से, जो कि एक बहुत बड़ी पैरोकार हैं उन लोगों की जो किसी न किसी रूप से, शारीरिक रूप से विकलांग हैं, लेकिन ये विकलांगता कहीं दिखती नहीं है और सबसे बड़ी बात यही है। और सलाम करते हैं हम आपको, आपकी ऐसी पर्सनालिटी के लिए आभा खेत्रपाल। थैंक यू सो मच। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं तेजस्विनी के सेट्स पर हूँ कि मैं देखती रहती हूँ इस प्रोग्राम को तो इट्स रियली माय प्लेजर टू बी हियर। तो आभा, ये बताइए कि किस प्रकार से हम आपकी ज़िंदगी को कहाँ से देखना शुरू करें। हम जानते हैं कि बहुत बचपन से आप जो हैं इमोबाइल हो गई थी, आप चल नहीं पाती थी। तो ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई जीवन की? 3 साल की उम्र में मुझे पोलियो हुआ था और बस उसके बाद एक संघर्ष का ही जीवन रहा है। अच्छा। काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, इतना कि मेरी आवाज़ तक चले गई थी और एक उंगली तक नहीं हिलती थी, इस तरह से था। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे करके मेरे मम्मा पापा ने बहुत मेहनत करी, मतलब उन्होंने तपस्या करी है पूरी ज़िंदगी मेरे साथ। तो धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट्स और सर्जरीज और बहुत कुछ असिस्टिव डिवाइसेस, लेग ब्रेसेस यूज़ करती थी। तो बहुत कुछ करते करते आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तो ये कितने साल लगभग ये सिलसिला चलता रहा कि जब तक आप थोड़ा सा इस लायक नहीं हो गई कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचती, अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोच पाती? ऐसा है कि मेरी पढ़ाई कभी भी रुकनी नहीं पाई। अच्छा। घर पर ही मुझे पढ़ाया जाता था, तो भविष्य के बारे में सोचना तब से ही शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग टू देम कि मेरी पढ़ाई ही मेरे लिए सब कुछ होगा, कि वो सबसे बड़ा स्तंभ है जैसे मेरी ज़िंदगी का। तो शिक्षा ने ही मुझे बचा के रखा है, मेरी शिक्षा ने ही, कि मुझे शिक्षा मिली है तो मेरी सोच भी बदली है उसमें। मैंने खुद पर तरस करना कभी नहीं सीखा। तो आगे की ज़िंदगी पहले से ही, मतलब जितनी जल्दी मैं मानती हूँ हम अपनी रियल लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हैं खुद, हमें तकलीफें कम आती हैं। आया था कि जबकि आपको ये लग रहा था कि बाकी बच्चे बाहर खेल रहे हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं मोबाइल हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरी जिंदगी उनकी जैसी नहीं है, तो वो जो लम्हे थे उनसे कैसे आपने पार पाया? हाँ, तकलीफ होती थी देखकर। जो मेरा स्कूल था, अच्छा। उस स्कूल में ये था कि रिसेस में जब इंटरवल होता था, लंच पीरियड, सब बच्चे बाहर ग्राउंड में जाते थे, वहीं पर खाना कंपलसरी था, क्लास में नहीं बैठ सकते थे। और मैं अकेली होती थी अपनी क्लास में, अकेले लंच करती थी। तो लेकिन मैंने शुरू से ही अपने आप को हर माहौल में ढालना सीखा है, तो रोना धोना इतना ज़्यादा नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में। मैं अपने आप को ढाल पाती थी आसानी से और इस वजह से मैं शायद निकल पाई हूँ। तो मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं वो सब काम नहीं कर पाती? होता था, महसूस तो होता था उस वक्त जब ये होता था, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कभी नहीं होता होगा। उस वक्त कौन सी ऐसी ताकत, जो अंदरूनी ताकत थी वो तो थी ही थी, लेकिन सोसाइटी की, घर वालों की कौन सी ऐसी ताकत थी
जिसने उस वो जो मनोबल है उसको हमेशा ऊंचा रखा? मेरे घर वालों की ताकत। मतलब मैं जब भी मायूस होती थी तो मुझे सबसे पहले अपने पेरेंट्स का चेहरा सामने आता था कि नहीं, मुझे इनके लिए करना है, मैंने खुद के लिए नहीं करना, इनके लिए करना है, कि इनकी तपस्या को सफल करना है मैंने। तो आपके और भी भाई बहन? नहीं, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। तो पूरा का पूरा ध्यान मेरे पे ही रहा है, बहुत लाडली रही हूँ पूरी जिंदगी। तो नजर आ रहा है। तो मतलब उन्हीं की ताकत से मुझे ताकत मिली है हमेशा। हाँ तो जी। फिर जब स्कूल में गई आप, तो क्या कभी इस तरह की चीज महसूस हुई कि मतलब मैं कुछ लोगों से अलग हूँ, या लोगों का जो नजरिया था, टीचर्स, स्टूडेंट्स और बाकी जो सोसाइटी थी, वो किस तरह से ले रही थी आपको? सौभाग्य से मुझे इस तरह का कोई भेदभाव मेरे साथ नहीं हुआ। मेरा स्कूल भी बहुत अच्छा था। मैं स्कूल भी 9th स्टैंडर्ड से जाना शुरू किया था। अच्छा। उससे पहले मैं जा नहीं पाती थी। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मेरी टीचर्स, जो स्कूल की मैनेजमेंट, उन्होंने सबने बहुत कोऑपरेट किया मेरे साथ। तो मुझे उस चीज़ को फेस नहीं करना पड़ा, उस भेदभाव को, उस डिस्क्रिमिनेशन को फेस नहीं करना पड़ा। तो फिर सबने आगे जब आप cooperate किया। मतलब आगे फर्दर स्टडीज आपने की, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने तीन तो मास्टर्स किए हैं, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, और एक और साइकोलॉजिकल, उसमें साइकोथेरेपी में किया है। तो मतलब ये सारा, मतलब लोग एक एक नहीं कर पाते, आपने तीन कर ली। हाँ, बस लक्ष्य था कि कुछ करना है और कुछ करके दिखाना है। एक जिद थी, एक जुनून था, जीने का जुनून जिसे कह सकते हैं। तो उस जुनून ने मुझे एकदम अपने टिका के रखा है अपनी जगह में जी। तो जब तक मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशंस में वो जुनून वाली फीलिंग नहीं हो तो हम हार जाते हैं। अच्छा, जैसे कि अब आप कह रही हैं कि आपको तो उस तरह की चीज़ों का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा, घर का माहौल बहुत अच्छा मिला, बाहर जब आप गई स्कूल में भी टीचर सब बहुत अच्छे मिले। लेकिन ये बताइए कि जब आप इमोबाइल हो जाते हैं या किसी भी तरह की शारीरिक विकलांगता होती है, तो वो जीवन कोई आसान जीवन नहीं होता। इस चीज़ को आपने कब समझना शुरू किया? क्योंकि उसके बाद आपने उन लोगों के लिए बहुत काम किया। हाँ जी। तो कैसे वो एक लोगों के साथ ये मुलाकात और ये जानने का जो सिलसिला है, चीज़ों को समझने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? चीज़ों का समझने का सिलसिला स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो गया था, टीन एज से ही, कि जो फ्रेंड्स का ग्रुप होता था, कभी पार्टी है, कभी पिकनिक है, तो नहीं जा पाती थी। तो वो समझ में आने लग गया कि ये मेन स्ट्रीम जो है, ये जो चल रहा है, मैं अलग हूँ, मुझे अलग ही अपना हिसाब किताब बना कर रखना है, अलग से ही अपनी एक्टिविटीज़ दूसरी करनी पड़ेंगी अगर मन लगाना है। रीडिंग कर लो, टीवी देख लो, मतलब कि अकेलापन महसूस ना हो, उसके दूसरे तरीके मैंने ढूंढ लिए। तो वो टीन एज से ही स्टार्ट हो गया था। हाँ, इमोबाइल होने से तकलीफ़ें बहुत आती हैं, लेकिन साथ साथ एक ताकत भी आ जाती है, एडजस्टमेंट आ जाती है उस जगह में। तो आबा, जैसे कि आप ये कहती हैं कि व्हील चेयर के ऊपर बैठ के भी आप चाहें तो अपने हकों के लिए खड़े हो सकते हैं। जी। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो इस तरफ ये जो लिखना पढ़ना और ये सब काम आपने शुरू किए, क्या इसी सोच से उसको बल मिला है? हाँ जी, शायद इसी सोच से मिला है। और मेरा मानना ये था कि जो ताकत मुझ में है, मैं दूसरों में भी लाना चाहती थी ये ताकत, कि अगर हम अपनी सोच को, सिर्फ एक सोच ही होती है जो हमें कमज़ोर या ताकतवर बनाती है, शरीर नहीं बनाता, माइंड में ही सब कुछ होता है। तो अगर हम अपना माइंड कंडीशन कर लें एक तरह से, उसमें हर माहौल में एडजस्ट करने की काबिलियत ले आएँ, तो दिक्कत नहीं आती है। तो इस वजह से मैंने लिखना इसने स्टार्ट किया था। तो अभी हम जानते हैं कि आप ऑनलाइन काउंसलिंग करती हैं, तो ये ऑनलाइन काउंसलिंग आप कैसे करती हैं और पढ़ाती भी हैं उसके ज़रिए लोगों को? तो किस प्रकार से ये नेटवर्क आपने बनाया है? नेटवर्क धीरे धीरे बना है, 2011 से स्टार्ट किया था, तो धीरे धीरे बना है। इसमें सोशल मीडिया ने मेरी बहुत हेल्प की है ताकि मेरी बात दूसरों तक पहुंच सके। और हम ऑनलाइन काउंसलिंग थ्रू चैट करते हुए, लोगों से बात करते हुए, स्काइप के ज़रिए, इस तरह से बहुत लोगों को मैंने काउंसल किया है। इवन मेल में आ जाते हैं मुझे क्वेश्चंस, मैं उनका जवाब देती हूँ। किस तरह के सवाल लोग उठाते हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जिनको वो हाईलाइट करना चाहते हैं या जिनको वो शेयर करना चाहते हैं आपके साथ? एक्चुअली में वो जब मुझे खुद वो देखते हैं, अगर कोई डिसेबल्ड है तो देखता है कि इसे भी प्रॉब्लम है, तो वो बहुत इजीली मेरे साथ ओपन अप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं समझ पाऊंगी उनको, उनकी तकलीफ़ों को समझ पाऊंगी। तो मोस्टली मुझे क्वेश्चंस आते हैं, अकेलेपन से कैसे जूझा जाए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
एक एज के बाद 20s और 25 के बाद उनको लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्या करें। किसी को एक्सप्लॉइटेशन बहुत हो जाती है लोगों की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि क्या ऐसे लॉज हैं जो हमें बचा पाएँ इन चीज़ों से। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। जी, तो क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरह का वेंट मिल जाता है, फीलिंग्स को भी कहीं ना कहीं एक वेंट मिल जाता है, बिल्कुल। और उसके लिए शायद ऑनलाइन सबसे अच्छा तरीका सबसे है? अच्छा जरिया है, क्योंकि हम आमने सामने नहीं होते हैं, कोई हमारे आपस में कोई रिश्ता नहीं होता एक दूसरे से, इवन हम दोस्त भी नहीं हैं वहाँ पर, तो इसलिए वो बहुत आसानी से खुल पाते हैं मुझसे। और हम जानते हैं कि आपके जो पति हैं वो भी आपको ऐसे ही ऑनलाइन मिल गए। हाँ जी, हाँ जी। और वो उनमें किसी प्रकार की शारीरिक विकलांगता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी। तो ये कैसे हुआ? उन्होंने मुझे कभी विकलांग समझा ही नहीं। बस मैं कहूँगी कि प्यार अंधा होता है शायद। अच्छा। इसलिए हमारे अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन गई। हम पहले दोस्त बने, तो दोस्ती बहुत ज़रूरी है इस रिश्ते में, तो हम दोस्त बने, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखा। तो आपको लगता है कि सोसाइटी एट लार्ज इस तरह के रिश्तों को कामयाब बना सकती है अगर चाहे? बिल्कुल बना सकते हैं। मैं कैमरा के सामने कहना चाहूँगी कि माँओं को अपने बेटों को सिखाना चाहिए कि बहू कैसी भी हो प्यार करने वाली होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एबल बॉडीड हो या उसमें क्योंकि माएँ सबसे पहले नहीं चाहती हैं कि हमारे बेटे एक ऐसी लड़की को घर लेकर आए, ऐसी बहू उनके घर आए जिससे कोई डिसेबिलिटी हो। तो ये हर माँ का एक उत्तरदायित्व बनता है। तो जब कि आप बच्चों को इस तरह की ट्रेनिंग एक बहू के नाते, क्या आपको कुछ सहना पड़ा कुछ, या आपके लिए ऐसा नहीं लगा आपको? नहीं, थोड़ा बहुत तो इंडियन सोसाइटी है, थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। जी। हाँ जी। तो उसके बाद हम जानते हैं कि आपने एक पहली बार एक मोबाइल ऐप बनाया है, जी, जी। जो कि डिसेबल लोगों की मदद के लिए है। ये मोबाइल ऐप भी अपने आप में एक बहुत अभूतपूर्व चीज़ है और पहली बार किसी ने इस तरह का कदम उठाया। ये क्या है और किस तरह से मदद करती है लोगों को? ये एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, इसका नाम क्रॉस द हर्डल्स है। एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है। अच्छा। और फ्री मोबाइल एप्लीकेशन है, इसके डाउनलोडिंग के कोई चार्जेस नहीं है। तो ये एक इंफॉर्मेशन रिसोर्स है, इसके ज़रिए लोग बहुत सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्पेशल स्कूल्स के एड्रेसेस हैं, ब्लड बैंक्स के एड्रेसेस हैं, 24 आवर केमिस्ट के एड्रेसेस हैं ऑल ओवर इंडिया। तो एक काफ़ी बड़ा डेटाबेस है इसमें, और इसमें करियर एजुकेशन के बारे में भी दिया हुआ है कि कहाँ लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो कि हमारे देश का एक बहुत मेजर एक कहिए कि एक मेजर मंत्रालय, या कहूँगी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर डिसेबल लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है कि इंडिया में डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिसेबल के लिए कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है कि कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं पर साइक्लोन आ रहा है, तो कोई डिसेबल फंसा हुआ है तो उसको कहाँ से कैसे निकालेंगे। तो उसमें मैंने वो टिप्स भी डाले हैं। अच्छा। कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में किस तरह से बचा जा सकता है, अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं उस मोबाइल एप्लीकेशन। जी, तो आभा खेत्रपाल से हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए तेजस्विनी। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर खबरें कुछ अच्छी भी हैं, खबरें जो बढ़ाएंगी हौसला और विश्वास, उम्मीद भरी खबरें जो लाएंगी मुस्कान। गुड न्यूज इंडिया।
आज हमारे साथ आभा खेत्रपाल हैं, जिनको 2016 का रियल हीरोज अवार्ड भी मिला है और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ है और हमें शुभकामनाएं भी आपको देनी है, बधाई भी आपको देनी है इसके लिए। तो आभा खेत्रपाल, कैसा लगा आपको जब एक रियल हीरो के तौर पे आपको ये नवाजा गया? हाँ, राष्ट्रपति जी से ये सम्मान लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंट था मेरी लाइफ का और बहुत मतलब मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी उस क्षण को। तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल चीज़ मिली है मुझे और मैं शब्द नहीं है कैसे बयान करूँ इसको। जी। हाँ जी। अच्छा आभा, मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर से जब हम डिसेबल लोगों की बात करते हैं तो उसमें जो महिलाएं हैं, हाँ जी। वो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हैं तो जी। महिलाएं होती हैं, क्योंकि उनके साथ में और भी 10 चीज़ें जुड़ के आ जाती हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? और हम जानते हैं कि आप काफ़ी कुछ उनके लिए करती हैं। हाँ, वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ को मैं कहूँगी कि उन्हें दोहरी मार पड़ती हाँ, है। बिल्कुल। एक औरत होने के नाते और एक डिसेबल्ड होने के नाते कि आप मानेंगी घर से बाहर निकलना होता है अगर 7-8 घंटे के लिए, तो 7-8 घंटे पहले पानी पीकर निकलना पड़ता है कि कहीं वॉशरूम ना जाना पड़े, क्योंकि कहीं वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं मिलेगा। तो ये सबसे छोटी चीज़ लगती है देखने में, लेकिन बहुत मेजर चीज़ है एक औरत के लिए कि अगर आपको कहीं एक्सेसिबल वॉशरूम नहीं मिल पा रहा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, लोग अलग नज़र से देखते हैं आपको, एक तरस वाली नज़र से देखते हैं। एक तो औरत है और डिसेबल्ड है, कैसे होगा। जब छोटी थी तो मम्मी पापा को सब पूछते थे कि लड़की जात है, कैसे करेंगे इसका, क्या होगा इसका। तो दोहरी मार पड़ती है बहुत चीज़ों में। मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट, मैंने बुक लिखी है मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट की, क्योंकि रूरल एरियाज़ में, गांव वगैरह में इन चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, कैसे अपने आप को साफ रखा जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता। तो मैंने एक किताब लिखी है इस पर विद पिक्चर्स। मैंने ये बुक लिखी है कि किसी को बहुत हेल्प करेगी अगर वो लड़कियां पढ़ेंगी या माएँ पढ़ेंगी अपनी बेटियों के लिए। तो इस तरह की चीज़ें हैं छोटी छोटी जो लोग ध्यान नहीं देते। और हम जिन चाहते हैं चीज़ों कि का। काफ़ी कुछ एक्सप्लॉयटेशन भी सहना पड़ता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया में, रूरल एरियाज़ वगैरह में, कि अगर घर में 2 लड़कियां हैं, उसमें से एक डिसेबल्ड है, एक नॉन डिसेबल्ड है, तो जब नॉन डिसेबल की आप शादी करते हैं तो डिसेबल बहन की भी उसी लड़के से शादी कर दी जाती है। बहुत जगह ऐसा है कि माँ बाप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं कि ये पड़ी रहेगी तुम्हारे घर में या काम कर देगी अगर कुछ, कि नाम भी हो गया, कि शादी हो गई हमारी बेटी की। और इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन है जो अपने ही करते हैं, अपने घर वाले ही करते हैं कई बार। यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है उनका, कि अगर बच्चा हो गया, प्रेग्नेंट हो गई तो तब कैसे मैनेज करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, अत्याचार ही है समझिए आप एक तरह से। तो हालत काफ़ी ख़राब रहती है छोटी जगह में। सिटीज़ में तो काफ़ी लोग एजुकेटेड हैं, लेकिन छोटी जगह में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। जी, और हम जानते हैं उसके लिए काफ़ी आप ब्लॉग्स वगैरह भी लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ब्लॉग्स लिखती हूँ। बाकी वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए इवन गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस पॉसिबल नहीं है। अच्छा। दिल्ली जैसे शहर में पॉसिबल नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में एक भी बड़े हॉस्पिटल में, आप चाहे बड़े से बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको व्हीलचेयर एक्सेसिबल मैमोग्राम मशीन नहीं मिलेगी। कि जहाँ जाकर अगर मैं कहूँ कि मुझे अपना मैमोग्राम करवाना है, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे 4 लोग उठा कर करेंगे वो। तो एक औरत की डिग्निटी के अगेंस्ट है ये बात, कि कैसे अपने आप को हम अलाउ करें कि 4 लोग हमें उठा कर ये करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो काफ़ी तकलीफ देती हैं। जी, एजुकेशन और स्किल अगर मिल जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन के इस क्षेत्र में और स्किलिंग अगर हम सिखा सकें, वहाँ पे हम कहाँ लैग करते हैं और क्या कुछ हालात है इस समय? स्किलिंग एजुकेशन तो खैर मस्ट है ही है। गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज़ मैक्सिमम ड्रॉप आउट रहती हैं स्कूल से, क्योंकि उनकी एजुकेशन कंप्लीट इसीलिए नहीं हो पाती कि माँ बाप सोचते हैं पढ़कर क्या करना है इसमें, या फिर वही एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, आना जाना कैसे होगा। अगेन वॉशरूम्स की प्रॉब्लम रहती है कि स्कूल में लड़की अगर इतने घंटे बैठती है तो वो कैसे मैनेज कर पाएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। दूसरा, अगर एजुकेशन मिलती है, स्किलिंग का जहाँ तक मैं समझती हूँ, हम स्किलिंग सिखाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स स्किलिंग सिखाते हैं, कढ़ाई बुनाई, सिलाई, इस तरह की चीज़ें, झाड़ू बनाना या इसी तरह के पैकेजिंग वगैरह काफ़ी सिखाए जाते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर
लेबर मार्केट ट्रेंड के साथ स्किलिंग को जोड़ा जाए कि लेबर मार्केट में किस तरह के लेबर की डिमांड है, तो उस ट्रेंड को अगर साथ में मैच किया जाए तब वो स्किलिंग बेटर रहती है, ना कि आप सीख कर घर में बैठे हैं और नाम के लिए कि हमने ये सीख लिया। उस स्किल की डिमांड होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड अगर हम वो स्किल सिखाते हैं या अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको प्रेरित करते हैं तब बहुत कुछ किया जा सकता है। मतलब जो डिमांड है उसको देखते हुए अगर आप स्किल सिखाएं तो जी। ज़्यादा लाभदायक। जी। मुझे ये बताइए कि विदेशों का क्या कुछ एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें वहाँ देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आप अगर आप निकल जाएं शहर में तो डिसेबिलिटी फ्रेंडली जगह आपको मिलेंगी। तो कहाँ कुछ लैक करता है हमारे सिस्टम में, क्योंकि कई बार ऐसा लगने लगता है कि डिसेबिलिटी अपने आप में उतनी बड़ा वो नहीं है जितना बड़ा हमारा सिस्टम जो है उसको कोप अप नहीं कर पाता। जी जी बिल्कुल है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो लोगों की बात है कि एक मैं कहती हूँ एटीट्यूडनल बैरियर्स जो आपको समाज एक्सेप्ट नहीं करता, वो अवेयरनेस लोगों में लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक कोई सरकार कुछ भी कर ले, आप जितने चाहे मर्जी रैम्प्स बना लें, जब तक दिलों में वो ओपननेस नहीं है, मैं तो कहती हूँ दिलों में रैंप बनना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो दिलों के दरवाजे खोलने बहुत ज़रूरी हैं कि अगर हम भेदभाव ना रखें तो तब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फॉरेन कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये चीज़ का बहुत है कि वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं। हमारा कल्चर शायद ऐसा है कि हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। गोरा काला, मोटा पतला, हम उसी चक्कर में रह जाते हैं कि ये छोटा है, नाटा है, मोटा है, सुंदर है, ये नहीं है। तो वो भेदभाव वो शुरू से ही बच्चों को भी सिखाए जाते हैं कि अगर मेरे जैसी कोई चीज़ नहीं है तो वो अच्छी नहीं है, मुझसे कोई चीज़ अलग है तो वो अच्छी नहीं है। हम अपनाना नहीं सिखाते हैं। तो हमारी संस्कृति में चाहे वो है, लेकिन हम ट्रेनिंग नहीं देते हैं बच्चों को शुरू से। और शायद यही वजह है कि हम डिसेबल लोगों के प्रति भी हमारा जो रवैया है वो हमेशा एक सहानुभूति भरा रहता है, पिटी का रहता है, बजाय इसके कि उसको हम एक संवेदनशीलता के साथ देखें। वो नहीं रहता जी, वो समानुभूति नहीं है, सहानुभूति है। तो समानुभूति लाना ज़रूरी है कि जब हम किसी पे तरस करते हैं या हमदर्दी करते हैं, हम उससे एक कदम आगे होते हैं, तभी हम शायद उस पे तरस कर पाते हैं कि मैं अच्छा हूँ और ये मुझसे नीचे वाली पोजीशन में है। तो वो वाली जो फीलिंग है वो ज़्यादा खराब करती है। अगर हम सबको लेवल में देखेंगे, अपने जैसा ही देखेंगे, तब मुझे लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। अवेयरनेस इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जी, और हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं और आपने कविताएं लिखी हैं और इस पर भी लिखी हैं। अगर आप हमें 2-4 पंक्तियां उसकी सुनाना चाहें। चलिए मैं आपको 3-4 लाइनें सुना देती हूँ। ये कविता का नाम, ये मैंने लिखी थी जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। ओह। और जब मैं अकेली रहती थी अपनी क्लास में। अच्छा। तो ये तब लिखी थी कि खुशी है कविता का नाम। अच्छा। कहाँ रहती हो, किधर से गुजरती हो ऐ खुशी, क्या मेरी सहेली नहीं बनोगी। अरे वाह। कहाँ रहती हो, किधर से गुजरती हो ऐ खुशी, क्या मेरी सहेली नहीं बनोगी। मेरे घर की बस एक निशानी है, अंधेरे नुक्कड़ में है और चारों ओर वीरानी है। एक दिया जलाया है विश्वास का, एक दिया जलाया है विश्वास का, ताकि तुम राह ना भटको, इस बार तो आ जाओ, यूं पल्लू ना झटको। अरे क्या बात है, बहुत खूब। और एक और भी तो कविता है जिसमें आप बात करती हैं कि हम तब मतलब आज़ाद होंगे या स्वतंत्र होंगे जब घूरती हुई निगाहें हमारा पीछा करना छोड़ देंगी। हाँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं हमेशा से यही कहती हूँ यही बात कि घूरो मत हमें। घूरती हुई निगाहें हर जगह हमें फॉलो करती हैं। हाँ जी। तो लेकिन सवाल ये है कि बहुत बार हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम वो सही डायरेक्शन में नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि जो हमारी व्यवस्था है वो कहाँ फेल करती है जब हम वो सपोर्ट नहीं दे पाते अपने लोगों को जिसकी उन्हें दरकार है? कहाँ पे आप वो कमी आप पाती हैं हमारे सिस्टम की? कमी ये है कि हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी कमी है रिसर्च की। हमारे देश में कितने विकलांगजन हैं हमें एग्जैक्ट नंबर्स तक नहीं मालूम है उनके। अच्छा। क्योंकि जब सेंसस होता है तो सेंसस के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही मिसमैच्ड होते हैं रियलिटी से। सेंसस कहता है 2 पॉइंट सम % है डिसेबल्ड,
पॉपुलेशन, लेकिन WHO कहता है 10 to 15% है। तो जो कमी है वो रिसर्च की कमी है, रिसर्च की, लोगों की ज़रूरतें जानने की कमी है कि लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अगर रिसर्च वर्क, एक डेटा, अगर हमारे पास एक डेटा आ जाए तो पॉलिसी मेकिंग बहुत आसान हो जाती है कि अगर हमारे पास इस प्रॉब्लम का इतना डेटा है, इतने लोग इस तरह की चीज़ें मांगते हैं, तो वो डेटा के अकॉर्डिंगली हम अपनी पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो मेन जो कमी है वो डेटा की कमी है हमारे देश में। जी, अब फ्यूचर में आभा खेत्रपाल, आप कौन सी ऐसी राहें या मंजिलें हैं जिन्हें आप पाना चाहती हैं और खुद डिसेबल लोगों के लिए कुछ करना चाहती हैं? काम निरंतर करना चाहती हूँ, चाहे वो एडवोकेसी रिलेटेड हो, चाहे पॉलिसी लेजिस्लेशन में चेंजेस लाने का हो, या एजुकेशन सेक्टर में मैं डिसेबल एजुकेशन उस फील्ड में जाना चाहती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक्सेसिबिलिटी के लिए काम करना चाहती हूँ, और एक बहुत बड़ा काम करना चाहती हूँ जो हेल्थ केयर में है। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। भेदभाव इसलिए नहीं कि डॉक्टर हमारा इलाज नहीं करते हैं, भेदभाव इसलिए कि डॉक्टर इलाज कर नहीं सकते हैं क्योंकि मरीज़ हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं सकता। मुझे व्हीलचेयर से उठाकर एग्जामिनेशन टेबल पे शिफ्ट होने में दिक्कत होती है। तो इस क्षेत्र में मैंने अभी WHO के साथ भी काम किया है, एक प्रोजेक्ट किया है देखने के लिए कि कितने हॉस्पिटल्स एक्सेसिबल हैं। तो मुझे बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स मिले हैं उसमें कि हमारे हॉस्पिटल्स, जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कहते हैं, जहाँ लाखों के बिल बनते हैं, हम पैसा देने को भी तैयार हैं लेकिन हमारा इलाज नहीं हो पाता। हमारे एक भी, आप बताइए, मुझे मेरा वेट नहीं पता, इतना तो मेरा हक बनता है ना कि मेरा वेट कितना है देखने का। तो एक भी ऐसी वेइंग मशीन नहीं है जो व्हीलचेयर यूजर्स के लिए हो पाए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं इनके लिए काम करना चाहती हूँ। जी, और हमें उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं बल्कि पक्का विश्वास है कि आभा खेत्रपाल के सामने कोई भी मुश्किल जो है वो बड़ी नहीं हो सकती। कोशिश जारी है। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से काम करती रहेंगी और हमेशा कामयाब होंगी। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी आभा खेत्रपाल। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थी आभा खेत्रपाल, जो कि सर उठाकर जीना जानती हैं और लोगों को भी यही सिखाती हैं। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।